नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। क्लास 11th का रोटेशनल मोशन के अंडर सेंटर ऑफ मास टॉपिक है। टू पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, फटाफट से आज इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो एक काम करते हैं, शुरू कर देते हैं यहाँ से। सो लेट्स टेक दिस वन। सो सबसे पहले मैं इसमें एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ यहाँ पे करता हूँ। इसको मैं अज्यूम कर लूँगा ये एक्स एक्सिस है, इसको अज्यूम कर लेते हैं वाई एक्सिस है, और ओ पे हमने मान लिया ओरिजिन। अब ये मानिए इसमें ना दो पार्टिकल्स हैं, तो एक पार्टिकल को मैंने ए पॉइंट पे रखा, उसका मास है m1। दूसरा पार्टिकल मान लो बी पॉइंट पे रखा है, जिसका मास है m2। अब एक काम करते हैं, ओरिजिन को ए पॉइंट से ज्वाइन कर दो, तो ये ए पॉइंट पे यानी कि जो पार्टिकल ए पे रखा है जिसका मास m1 है उसकी पोजीशन बताएगा, इसलिए हम इसको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर r1 मान लिया। r1 क्या है? पोजीशन वेक्टर है ए पॉइंट पे रखे हुए पार्टिकल का, क्योंकि वो पोजीशन को बता रहा है। और एक और चीज, r1 पोजीशन को बता रहा है, इसका मतलब वो दो चीजें बताता है, एक तो पोजीशन, साथ साथ डायरेक्शन ऑफ मोशन भी कई बार ये सिग्निफाई करता है। मतलब इसकी सिग्निफिकेंस r1 क्या बता रहा है, इसका पोजीशन और किस डायरेक्शन में वो पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में रादर, ये हमें बता रहा है अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करेंगे तो। ठीक है, आगे चलते हैं वापस उसी पॉइंट पे। सो नाउ मूविंग हेड, ओ से ओरिजिन से बी पॉइंट को ज्वाइन कर दिया आपने, ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट बी। ठीक है, अब एक काम करते हैं, देखिए दो पार्टिकल सिस्टम है तो इनका सेंटर ऑफ मास। तो सबसे पहले सेंटर ऑफ मास क्या चीज़ होगा, देखिए आप ऐसे अज्यूम कीजिए, सपोज ये एक रॉड है, अगर आप इसको बैलेंस करना चाहते हैं तो आपको कहीं पे लगभग यहाँ पर इसके सेंटर पे फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इस पे ऑलरेडी एक वेट mg, जिसे ग्रेविटी के कारण कह सकते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसको नीचे पुल कर रही है, तो इसको नीचे खींचने वाली फोर्स है। तो इसके ऑपोजिट अगर हम यहाँ पे एक फोर्स लगाएंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, वो इसको बैलेंस कर देगी और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बैलेंस हो जाएगा। ये यहाँ पे आपको देखने में लग रहा हो कि बिल्कुल बीचों बीच लगाएंगे तो सेंटर पे आ गया, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे। हर बार सेंटर ऑफ मास सेंटर पे हो, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे हो, रादर ऐसा जरूर नहीं, मतलब ज्योमेट्री देख रही है, मतलब शेप है, इसके बीचों बीच कहीं देखे, इसको बोलेंगे ज्योमेट्रिकल सेंटर। कई बार इसके बाहर भी होता है। अभी एक एग्जांपल देता हूं, तो उससे पहले सेंटर ऑफ मास क्या है, ये वो पॉइंट है, सपोज एक ऐसा पॉइंट है जहां पर आप एज्यूम कर लो कि सारी बॉडी का मास यहाँ पे कंसंट्रेटेड है, और अगर इस पॉइंट पे एक फोर्स अप्लाई कर दी जाए यहां पर, तो वो इसके पूरे वेट को बैलेंस कर देगा। ये होता है सेंटर ऑफ मास। अच्छा, मैंने जैसे बताया कि जरूरी नहीं कि ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा। अब अगर आप एक सर्कल की बात करें, सपोज ये रिंग है, चूड़ी या कड़ा होता है, अंदर से बीच में से खोखला रहेगा, खाली है ना, और केवल उसका सर्कमफ्रेंस है, इसका सेंटर ऑफ मास पता है कहाँ होता है? इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा। मतलब सेंटर ऑफ मास लाइज वेयर देयर इज नो मास एट ऑल। यहाँ पे तो कोई मास ही नहीं है, मास तो यहाँ पे है ना, जो मेटल है, रिंग है, या जो भी आप बात कर रहे हैं, वो सारा सारा सर्कमफ्रेंस पे है, सेंटर में तो कुछ है ही नहीं, लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे सेंटर अप्लाई करता है। ठीक है, कई बार अगर शेप कुछ और है तो अब इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर में पता ही नहीं चले, तो ये कहाँ, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, मतलब जहाँ पर इसका सारी बॉडी का वेट कंसंट्रेटेड है, हम अज्यूम कर लें कि उस पॉइंट पर अगर फोर्स किया जाए तो वेट को बैलेंस कर देगा। तो ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब यहाँ से आगे चलते हैं, जो हमारा डेरिवेशन था। तो अब एक काम करते हैं, दो पार्टिकल m1 m2 अज्यूम कर लेते हैं कि इनके बीचों बीच कहीं पर, सो लेट्स से यहाँ पर एक पॉइंट C मैंने कंसीडर कर लिया, इसको सेंटर ऑफ मास मान लेता हूं। तो ये वो पॉइंट है जो इन दोनों पार्टिकल का मास यहां पे कंसंट्रेटेड मान ले, तो मान ले कि उसका सेंटर ऑफ मास C पे लाई कर रहा है। ठीक है, अगर सेंटर ऑफ मास यहां पे मैं लिख देता हूं, C इज योर सेंटर ऑफ मास, मतलब बॉडी का सारा मास यहां पे कंसंट्रेटेड है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, सेंटर ऑफ मास को हम ओरिजिन से ज्वाइन कर देते हैं, तो ये OC आपको दे देता है लेट्स से R। सो R क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ये चीज होगी। अब देखिए, अब अज्यूम कीजिए लेट्स से जो पार्टिकल है उस पार्टिकल की वेलोसिटी यहां पर v1 है A पॉइंट पर, और जो पार्टिकल B है उसकी वेलोसिटी v2 है। तो आपको पता है कैलकुलस के थ्रू व्हाट वी कैन डू इज v1 और v2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो वेलोसिटी v1, इसका मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं, वेलोसिटी v1 क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो डी बाई डी टी ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी कि पोजीशन वेक्टर, यहाँ पे हम लेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर, सो डी बाई डी टी ऑफ R1 हो जाएगा, एंड सेकेंड पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? डी बाई डी टी ऑफ R2, ये सेकेंड पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाएगी। अब अज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि पार्टिकल ऑफ सिस्टम है तो इसमें कुछ एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स लग रही होगी। एक्सटर्नल फोर्स मतलब इस पर कोई भी फोर्स लग रही है। ठीक है, सो इसको अज्यूम कर लेते हैं, लेट्स से मैं इसको ब्लैक से ड्रॉ करता हूँ, लेट्स से किसी भी डायरेक्शन में एक F ऑन फर्स्ट पार्टिकल, सो F1 मान लेते हैं,
एक्सटर्नल फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल। मैंने क्या लिखा, F1 क्या है मेरी, ये है मेरी एक्सटर्नल फोर्स ऑन पार्टिकल नंबर 1, ठीक है। इसी तरह से B पे अज्यूम कर लेते हैं कोई एक और यहाँ पे फोर्स लग रही है, इसको मैं एरो ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, ये F2 मान लिया। तो मैंने F2 क्या लिया है, F2 इज माई एक्सटर्नल फोर्स ऑन पार्टिकल नंबर 2। अब देखिए इसमें क्या होगा कि ये पार्टिकल्स सिस्टम का हिस्सा है, तो इसमें कुछ इंटरनल फोर्सेस भी होगी, जैसे फोर्स एक्सर्टेड ऑन पार्टिकल ए बाय पार्टिकल 2, है ना। तो अज्यूम कर लो किसी भी एक डायरेक्शन में आप इसको मान सकते हैं, अट्रैक्टिव रिपल्सिव कुछ भी होगी। तो मैं मान लेता हूँ, लेट्स से अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, अजम्पशन आप इसको किसी भी डायरेक्शन मान सकते हैं। सो ये मैंने मान लिया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इसको मैं लिख देता हूँ कैपिटल F12 को मैंने मान ला, इसको लिख देते हैं यहाँ पे, इसको हमने बोला इंटरनल फोर्स ऑन पार्टिकल 1 ड्यू टू पार्टिकल 2। फर्स्ट पार्टिकल पर सेकंड की वजह से फोर्स है, ठीक है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। इसी तरह से अब आप समझ गए होंगे मैं क्या करने वाला हूँ। सो अज्यूम कर लेते हैं सेकंड पार्टिकल पे F21 कुछ इधर होगा, ठीक है। सो F21 ये क्या हो गया, इंटरनल फोर्स ऑन सेकंड पार्टिकल ड्यू टू फर्स्ट पार्टिकल, ठीक है। क्लियर है, यहां तक समझ आ गया होगा। अब देखिए, अब इसका अगर लीनियर मोमेंटम की मैं बात करूं तो आपको पता है लीनियर मोमेंटम फर्स्ट पार्टिकल का मान लो P1 है, वो क्या होता है, मास इनटू उसकी वेलोसिटी V1 होगी, है ना। इसी तरह से सेकंड पार्टिकल का मोमेंटम भी निकाला जा सकता है, V2, है ना, वी कैन फाइंड इट आउट। अब इसमें एक चीज देखते हैं, न्यूटन का जो सेकंड लॉ है, सो उससे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ P2 इज इक्वल्स टू M1V1 M2V2। अब न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल्स टू द टोटल फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, करेक्ट, मतलब एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट हम कह सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, क्या हम करने वाले हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल्स टू, मैं इसको थोड़ा क्लियरली लिख देता हूं, इज इक्वल्स टू टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, है ना, यही था। तो अब देखिए सपोज फर्स्ट पार्टिकल की मैं बात करूं, सो इसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा, सो मोमेंटम है इसका P1, तो इसका रेट क्या होगा, d/dt, रेट मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट कर दो। ये क्या होगा, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल 1। पार्टिकल 1 पे कौन कौन सी फोर्स कर रही है, देखिए दो एक्ट कर रही है, एक तो स्मॉल f1 और एक ये कैपिटल F12, ये दो फोर्स एक्ट कर रही हैं। तो इन दोनों का सम किस पे एक्ट कर रहा है, फर्स्ट पार्टिकल पे। तो यहाँ पे लिख दूं मैं F1 प्लस में F12, ये फर्स्ट पार्टिकल पे एक्ट करने वाली फोर्स है। इसी तरह से सेकंड पार्टिकल पे क्या हो जाएगा, dP2 बाय dt, ये हो जाएगा एक्सटर्नल फोर्स ऑन पार्टिकल 2 F2 प्लस में फोर्स ऑन पार्टिकल 2 ड्यू टू 1 इंटरनल फोर्स है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। P1 की वैल्यू क्या है, d बाय dt ऑफ M1V1, ये तो हो गया P1, ठीक है, इज इक्वल्स टू F1 प्लस कैपिटल F12, ठीक है। और यहाँ पे देखिए d बाय dt ऑफ M2V2, ये क्या हो जाएगा F2, ठीक है, प्लस में कैपिटल F21। अब एक चीज हम करते हैं, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 अज्यूम कर लेते हैं, और हम क्या करेंगे, लेट्स ऐड 1 and 2, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से ऐड कर दीजिए। सो d बाई dt ऑफ M1V1 प्लस इस इक्वेशन 2 का लेफ्ट क्या है, d बाई dt ऑफ M2V2, ठीक है, इज इक्वल्स टू स्मॉल f1 प्लस इंटरनल फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 प्लस स्मॉल f2 प्लस इंटरनल फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है, हो गया। अब देखिए हमें ये पता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब क्या है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखिए मैंने क्यों बोला, फर्स्ट पार्टिकल पे सेकंड की वजह से फोर्स लग रही है F12 इस डायरेक्शन में, और सेकंड पार्टिकल पर फर्स्ट की वजह से फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में F21। तो F12 इज इक्वल टू F21, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, और आपको डायरेक्शन क्या दिख रहा है, अपोजिट दिख रहा है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। सो हम क्या कह सकते हैं, सो वी नो दैट इंटरनल फोर्स F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटरनल फोर्स F21, करेक्ट।
इंटरनल फोर्स जो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये वाली टर्म एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी, माइनस माइनस, करेक्ट, मतलब एक प्लस एक माइनस है, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों टर्म हट जाएंगे। और अज्यूम कर लेते हैं एक्सटर्नल फोर्स F1 फर्स्ट पार्टिकल पे लग रही है, प्लस में फोर्स F2 सेकंड पार्टिकल पे लग रही है, इसको मान लेते हैं F, ये मान लिया टोटल एक्सटर्नल फोर्स, इसको टोटल एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम, मतलब सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल पर टोटल एक्सटर्नल फोर्स स्मॉल f मान लिया, ठीक है। अब हमारी इक्वेशन कैसी हो जाएगी, ये वाली इक्वेशन कैसी हो जाएगी, इसमें वैल्यूज पुट मैं करूंगा, तो देखिए d बाय डी टी ऑफ m1v1 प्लस d बाय डी टी ऑफ m2v2 इज इक्वल्स टू f, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको एक काम करते हैं, v1 और v2 को फिर से हम डिफरेंशिएट कर देंगे, d बाय डी टी, मतलब डिफरेंशिएट इन द सेंस ये m1 लिखेंगे, इसकी वैल्यू लिख देंगे, वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन, राइट। सो d बार 1 बाय डी टी प्लस d बाय डी टी ये बाहर रहेगा, m2 एज इट इज, और v2 की वैल्यू लिख रहा हूँ, देखो क्या है ये dr2, ये केवल v2 की वैल्यू है dr2 बाय डी टी, और ये एज इट इज f, ठीक है। तो ये देखो ये डिफरेंशिएशन है, आपको पता है d बाय डी टी ऑफ u प्लस माइनस v क्या होता है, यहाँ पे प्लस मैं प्लस ही कंसिडर करूंगा, d बाय डी टी ऑफ u प्लस d बाय डी टी ऑफ v। तो इससे आप रिलेट कर पा रहे हैं क्या, देखना जरा, ये डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, u को फर्स्ट मान लो, v को सेकंड, प्लस में डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ ये पूरा फर्स्ट फंक्शन u प्लस में डिफरेंशिएशन ऑफ ये पूरा सेकंड फंक्शन v, क्या हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ u प्लस वी, यानी कि u प्लस v कर दूं। सो दैट मीन्स देखो मैं क्या करने वाला हूँ, दिस इज इक्वल्स टू d बाई डी टी एज इट इज ऑफ u यानी कि m1 dr1 बाई डी टी प्लस m2 dr2 बाई डी टी, ये क्या होगा डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस में v, सिंपल फॉर्मूला किया हमने यूज, अच्छा, इज इक्वल्स टू f, एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें देखिए हम क्या करेंगे, इसको एक काम करते हैं, जो डिफरेंशिएशन है इसको बाहर ले लेंगे, दैट मीन्स d बाय डी टी, मैं इसको कैनवस को थोड़ा सा शेप में लेता हूँ, राइट। सो d बाय डी टी ऑफ ये m1 है ना, ये वाला देखो, ये वाला जो m1 है इसको मैं वापस अंदर डिफरेंशिएशन में ले जाऊँ, क्यों मैं कह रहा हूँ, देखिए, सो d बाय डी टी ऑफ c इंटू, मतलब कोई भी एक लो, c x अगर ऐसे है तो ये क्या होता है c इंटू, ये साइड इन्फॉर्मेशन है, c इंटू, ये केवल आपको समझाने के लिए रहा हूँ, c इंटू डी बाई डी टी ऑफ एक्स, मतलब कॉमन है, अगर c कॉमन है तो, या कांस्टेंट रादर नॉट कॉमन, कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन से, है ना, तो ये c भी बाहर आ गया, एग्जैक्टली देखो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, m1 एक कांस्टेंट है, यानी कि अगेन ये डिफरेंशिएशन के अंदर जाए बाहर जाए, इट्स सेम थिंग। सो मैं इसको ऐसे लिखूंगा d बाई डी टी ऑफ m1 r1, देख रहे हैं मैंने क्या किया, मास m1 जो है उसको डिफरेंशिएशन के अंदर रख दिया वापस, इस फॉर्मूले को यूज करते हुए, प्लस में d बाई डी टी ऑफ m2 r2, ठीक है, इज इक्वल्स टू f हो जाएगा, राइट। अब ये क्या होगा, इसको मैं डबल डिफरेंशिएशन की टर्म्स में ला सकता हूँ, उसके लिए क्या करूँगा, d बाई डी टी करूँगा इसको, अगेन ये u मान ले, ये v मान ले, ये वाला फॉर्मूला लगा दें, ये, सो d बाई डी टी ऑफ u प्लस d बाई डी टी ऑफ v क्या हो जाएगा, d बाई डी टी ऑफ u प्लस वी, यानी कि m1 r1 प्लस m2 r2। फ्रेंड्स ये आपको समझ आना चाहिए, इसीलिए आपके लिए मैं बहुत बिल्कुल सिंपल भाषा में इसको डिकोड करने का प्रयास कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन प्लीज पुट इट ऑन द कमेंट्स, आई शेयर दैट, कुछ और प्रयास करूंगा फिर मैं, अगर नहीं समझ आया तो मुझे बताइएगा। सो अब ये देखिए डबल डिफरेंशिएशन कर देंगे, डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर ऑफ m1 r1 प्लस m2 r2 इज इक्वल्स टू f, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, मुझे इसको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में लेके आना है, ठीक है। वो फॉर्मेट क्या चाहिए, मुझे ये वाला फॉर्मेट चाहिए, देखिए, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स, ठीक है। मुझे एक फॉर्मेट लेके आना है, तो यहाँ पे दो पार्टिकल सिस्टम है, तो टोटल मास सिस्टम का क्या होगा, दोनों पार्टिकल का मास m1 प्लस m2। सो व्हाट आई विल डू, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, टोटल मास से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि इसको डिवाइड, इसको ना इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, आई थिंक 2 माना था, यस 3 मान लेते हैं, डिवाइड इक्वेशन थर्ड का लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, बाय m1 प्लस m2, टोटल मास से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा मैं, तो ये क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 इंटू डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर ऑफ
m1 r1 प्लस m2 r2 इज इक्वल्स टू f। और यहाँ पे क्योंकि डिवीजन है, ठीक है, देखो ये मतलब आपने ऐसे देखा होगा। चलो एक स्टेप और कर देते हैं सिंप्लीफाई। देखिए अब एक काम करते हैं, इसको एक और स्टेप m1 प्लस m2 एज इट इज डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर। ये जो मास है अगेन जिस पहले वाले लॉजिक के हिसाब से इसको डिफरेंशिएशन के अंदर ले जाएं बाहर ले जाएं फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये कांस्टेंट होने वाली है। सो दिस इज इक्वल्स टू m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 हम इसे कह सकते हैं इज इक्वल्स टू f एज इट इज। अब देखो मैंने इसको एक पर्टिकुलर फॉर्म में कर दिया है, कैसे वो मैं समझाता हूँ यहाँ पे ग्रीन मार्कर से। मास इनटू एक्सीलरेशन होता है फोर्स, तो मास इनटू एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फोर्स। सो मास इनटू डी बाई डी टी, जो वेलोसिटी v है इसको आप क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन इक्वल्स टू f। ये क्या हो जाएगा, m डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर ऑफ r इक्वल्स टू f, है ना। मतलब अगर आप डिफरेंशिएशन का अगर आप पोजीशन वेक्टर का या डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको एक्सीलरेशन मिल जाता है। अब यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन आती है, इसको और इस इक्वेशन को कंपेयर करो। डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर ऑफ समथिंग, डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर ऑफ समथिंग इज इक्वल्स टू एफ और साथ में मास, यहाँ पे साथ में मास, टोटल मास। तो ये हो गया मास, ये हो गया पूरा का पूरा एक्सीलरेशन और ये हो गया फोर्स। दैट मीन्स इसको मैं m1 प्लस m2 ये टोटल मास हो गया, मैं इस इक्वेशन से रिलेट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर ऑफ पोजीशन वेक्टर। ये किसका पोजीशन वेक्टर हो सकता है, r सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू f। और मैंने इसको अभी ये मैंने ऐसे लिख दिया, तो मैंने क्या बोला, इन दोनों इक्वेशन को जो कंपेयर हम करेंगे तो यहाँ से मैं r इज इक्वल्स टू m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये हमें एक पोजीशन वेक्टर मिल गया, किसका, टू पार्टिकल सिस्टम का। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा आपने क्या अनुभव किया इसको लेकर के। आपको कोई भी पॉइंट ऐसे जो ना समझ आया प्लीज़ पुट इट ओवर देयर। कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन आपको हो जो आप इस रोटेशन मोशन या सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड पूछना चाहें कमेंट में डालिएगा, मैं उसका आंसर करने का ज़रूर प्रयास करूँगा। अच्छा, दूसरा, वीडियो कंप्लीट देखनी है, एक बार में समझ ना आए ऐसा हो नहीं सकता, फिर भी अगर हो जाए तो दोबारा देखिएगा। मेरी ऐसी आशा है कि आपको समझ आए क्योंकि वीडियो केवल आपके लिए मैंने बनाई है। और यस, अगर आप अपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है तो इस चैनल के ऊपर आपको साइंस से रिलेटेड फैक्ट्स डेली लाइफ के और आपकी एजुकेशन से रिलेटेड 9, 10, 11, 12 और छोटी क्लासेस का भी, प्लस इफ यू आर लुकिंग फॉर एनी सॉर्ट ऑफ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, वो भी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।